नमस्कार। अर्थात में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रेणु के लिखे उपन्यास परी कथा को, उसका 52वां भाग सुनते हैं। यह कौन आई है मेरी गोद में अभागिन दुलारी दाई? लॉली की दुलारी दाई आई मेरी कोख में से निकलकर रोती हुई। सारा जिन रोएगी अभागिन। मेरे पति की आंखें मिली हैं दुलारी को। माँ तारा, आनंदमयी विरहनी बनाकर मुझे नंगा नचाना चाहती हो। इतना सुख, इतना दुख, इतनी पीड़ा। पुतली जा रही है परानपुर। मैंने कोई संवाद नहीं दिया है। एक कागज भेज रही हूँ, कागज नहीं दस्तावेज। पत्र का एक टुकड़ा मिसेज रोडवुड ने लिखा है सुल्तानपुर स्टेट के मालिक मिस्टर एंथनी को। डियर मिस्टर एंथनी, पिंजड़ा तैयार है। इधर शिकार भी अफीम का शरबत पीकर मदहोश और कमज़ोर हो चला है। शिकार फांसने के पहले हमारे और आपके बीच हुई शर्त पूरी हो जानी चाहिए। काली मंदिर और हवेली के अंदर सामान पहुंच जाएगा। नोट और रुपए लेकर कल आऊँगी। आप अपनी सारी तैयारी कर लें। आपकी मिसेज रोजवुड, गीतावास कोठी। अरे डोमिन, इतना रोती क्यों है? पुतली गई है तुम्हारे जिद्दू बद्दू भैया के पास। लली भैया पूछेगा मेरी दुलारी दाई कैसी है? पुतली कहेगी बहुत रोती है। तू डोमिन है, चमारिन है। तू भैया के घर की मजदूरनी बनकर रहेगी। तू अपनी भाभी की ओढ़नी पखारेगी। भौजी है भौजी, ओढ़नी तो हार पखार बहे भौजी। मम्मी मुझसे बहुत कम बोलती हैं। आज हठात उन्होंने मेरी दुलारी को प्यार करना शुरू किया। कहती है तू तो इस तरह नहीं रोती थी जन्म लेने के बाद, यह इतना क्यों रोती है? मुझे हंसी आती है। हंसते हंसते मम्मी की छाती में मुंह छिपाकर रोने लगती हूँ। स्वामी ने अविश्वास किया। पुतली लौट आई। मुस्कुराती है पुतली। ओह माँ, मेरा भाग्योदय होगा फिर। पुतली जान पर खेलकर हवेली के अंदर गई। भोजन करके उठे थे मेरे स्वामी। देखते ही गरजे, यह कैसे आई? फिर क्या लेकर आई है? पुतली ने मेरा वह पत्र दिया एंथनी के नाम। मेरे पति ने बार बार पढ़ा। मेरी रानी बहिना आकर खड़ी हो गई और मेरा छुट्टू पंडित हवेली के बाहर जाने के लिए रोने लगा। उसने सोचा मेम्मा बाहर खड़ी है काली मंदिर के पास, यहाँ क्यों लाई है? पूछा मेरे पति ने पुतली से। पुतली ने निडर होकर कहा मुकदमे में लगाने के लिए। गुस्से से गरज पड़े, दिल लगी करने आई है? पुतली ने झट से कहा नहीं मालिक। रानी बहिना ने पूछा क्या बात है? मेरे पति चुपचाप फिर से पत्र को पढ़ने लगे। कुछ देर बाद बोले लरेना जब रुपया लाने गया था जमानत की पैरवी के लिए तो उसे गालियां क्यों दी अंग्रेजी में? पुतली चौंक उठी। गाली? लरेना की तो वैसी खातिरदारी कभी नहीं हुई पहले। रानी बहिना और मिश्र जी ने एक दूसरे को देखा। पुतली ने सुना दिया दोबारा भी रुपया ले आया है? हैं? पहली बार कितना लाया था? शायद 5,000। इस बार 2,000। रानी बहिना और मिश्र जी की आंखें फिर चार हुई। जानती हैं माँ तारा, मैंने तो पुतली से सिर्फ कहा था इस पुर्जे को किसी तरह पुरानपुर स्टेट के किसी विश्वासी कारकुन को भी दे आओ तो समझो बहुत बड़ा उपकार हो जाए। और यदि भाग्य अच्छा हो रानी बहिना से मिल सको तो कहना लरेना के हाथ का बना हुआ पान स्वामी को खाने न दे। ली कह रहा था मिश्रा के नौकर की एंथनी के बंगले में देखा है उसने। पूर्णिया में भी कई साहबों के यहाँ आता जाता है। ली ने समझा था मैंने ही कोई पैरवी करने के लिए भेजा है मिश्र जी की तरफ से। तू क्यों इतनी बात कहने गई? मैनेजर साहब बोले तू चल पुतली, मैं गीतावास आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, मुकदमा फैसला होने के बाद। मैं सब कुछ समझ गया। तू जल्दी भाग, लरेना न देख पाए तुमको, नहीं तो साला ऐसा चालाक है कि आज ही मोरंग के जंगल में भाग जाएगा। सच है पुतली रानी, सच कहती है। दुलारी इतनी बड़ी तकदीर लेकर आई है, वह अपनी रानी माँ की चरण धूनी ले सकेगी, बाप की गोद में बैठेगी। लॉली भाई आएगा इसका। चुप हूँ, सब चुप हैं। दुलारी भी नहीं रोती अब। मुकदमे की सुनवाई होने तक की अवधि। माँ तारा काली काली। दिन गिनती हूँ, 1 काली, 2 काली, 3 काली। आज नहीं तो कल, कल तो अवश्य ही। मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ा नहीं है। मैं परित्यक्ता नहीं, मैं अपने स्वामी की हूँ। यही क्या कम है मेरे लिए? देखने की लालसा पूरी न भी हो तो अब
तप में फिर कोई त्रुटि हुई। जन जन्मांतर फिर दर्शन की प्यासी आंखें लेकर मैं भटकी फिरूंगी। ले आ पुतली, उस अभागिन को मेरे पास, अपनी बीमार माँ के पास 5 मिनट रहने दे। हाँ ला, लॉली बेटा, डार्लिंग, यह रही तुम्हारी दुलारी दाई। मेरा जहाज संभवतः कल खुल रहा है। मकर ध्वज किस लिए? ओह रे रे, ये चुटकी ब्राह्मणी भी हंसती है। वाह रे पंडिताइन, भैया दूज में घोड़े पर चढ़कर आएगा तेरा भाई। तू टीका लगाएगी? आ रे लॉली, आ आ, दधी धूप दान से तेरा पैर पूजेगी छोटी पंडिताइन, तेरी बहन। मेरा लॉली बेटा, तू आएगा? आए आए लॉली डैडी आएगा। आए आए लॉली डैडी। चिया चिया इधर में लाएगा कि उधर से में जाएगा साहब। आए आए। सुरपति की आंखें खुली, सामने बिखरे कागजों को समेटते समय उसने देखा कागज गीले हो गए हैं। आंखें खोलकर बाहर देखता है वह। गेस्ट हाउस की अंगनाई में असंख्य गेंदे फूले हैं। आकाश विकास सूर्य स्वर्णमयी प्रकृति से शैत्य ग्रहण कर चुका है। सुरपति अपने साथ कागजों का बंडल लेकर हवेली की ओर चला। जय मां तारा। समाज कंप, भूकंप से भी भीषण इस समाज कंप में गांव के लोगों के दिल दरार पड़ी हुई दीवारों की तरह अर कर गिरे हैं। घर घर में मातम छाया है। हर एक के चेहरे पर राख पुती है, सभी की आंखें बुझी हुई सी हैं। बच्चा बच्चा उदास है। अब क्या होगा? सरबन बाबू को कलेजे में धड़कन की बीमारी हो गई है। रह रहकर पुकारते हैं, लालचन बाबू, मैं डूबा डूबा डूबा, दौड़ो लालचन। लालचन की घरवाली मना करती है। हरिवंश उठकर ईमान खाने का फल दे रहे हैं भगवान जी। तुम क्यों दौड़कर जाती हो? उनके बेटे किस दिन के लिए हैं? वह तुम पर अपना आधा पाप डालना चाहता है। रोशन बिस्वा की पुरानी आदत फिर लौट आई है। सूखे होठों पर सूखी जीभ बार बार निकलती थी। अब वह क्या मुखियागिरी करेगा? किस पर करेगा? झाजी, ग्राम पंचायत की बात पर जरा भी ख्याल नहीं करेगी सरकार, बिना मुखिया से पूछे ही। गरुड़ ध्वज झा का दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है। किसको क्या जवाब दे? बोला, रोशन बाबू, जब तक तो लौट कर कोई खबर नहीं ले आता है पूर्णिया से, तब तक असली बात का पता नहीं चल सकता। बाल गोविंद मोचिन फारबिसगंज से आया है। कहता है सभापति जी कह रहे थे यह कानून टलने वाला नहीं। बाल गोविंद क्या कहेगा? आखिर करने से क्या नहीं होता है। झा जी, कोई कुछ कहे, है यह जित्तन की ही बदमाशी। पहले अपनी पर्ती तोड़कर तब सरकार को खबर दिया कि पर्ती जब्त किया जाए। पहले नैका सुंदरी सुनने के बहाने उस कुरकुरिया मशीन में गांव के लोगों की बोली को बंद किया। तब ननकू नट बकला अहिर बगैरह की बोली भरकर भेज दिया। बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। और इस बार देखिए, पहले सभी लोगों को बुलाकर नाटक नौटंकी की बात सुनाकर फुसलाया, उधर अंदर ही अंदर 50 कोप खेला। सरवन बाबू की हालत अच्छी नहीं। फारबिसगंज का डॉक्टर आकर देख गया है। डॉक्टर बोला कोई भीतरिया चोट लगी है। अरे सरवन बाबू जैसे लोगों के पाप से ही यह सब होता है। भूदानियों को मारने का फल सारा गांव भोगे। अब सबको अपनी अपनी जमीनों की याद आती है। धान और पाट के पौधों के रंग आंखों के सामने फैल जाते हैं। अंत में सब पर पानी फिर जाता है। सर्वे में लड़कर जमीन हासिल करने वाले बाप और भाइयों के पेट से अपने हक की जमीन निकालने वाले सभी जमीन वाले राह चलते लड़खड़ाते हैं। यह कौन जमाना आ गया, हे भगवान। औरतें बेवजह आपस में झगड़ती हैं। आखिर देखो, मैंने कहा था ना, देख लिया ना, पर्ती तोड़ने का फल देख रही हो ना। परमादेव भला झूठ भकेंगे? जैसा कहा अक्षर अक्षर फला। इस कुड़िया संस्कार की आंख में छानी पड़ी है क्या? जोत आबाद होने वाली जमीन को बांस भर पानी में डुबा रहा है और उधर ऊसर पर्ती को जुतवा रहा है। सामबत्ती पीसी तुक जोड़ती है। आम कटाए बबूल लगाए, फल जे फलय महकार। उचित कहता सुचित नहीं भावे, चुगलन के दरबार। सो चुगलखोर का राज है यह। कहता है सुराज है, राम राम मुँह मारो ऐसे सुराज का। सरकार का क्या कसूर? यह घर के भेदिया के लंका डाह किया है। सर्वे में लोगों ने जमीन ले ली, इसी डाह से यह सब किया है। हाँ हाँ, जित्तन बाबू और कंफू की बीबी ने मिलकर यह काम किया है। कहो तो भला, सामने कैसी मीठी बोली बोलती है और मन में 56 छुरी।
छटकबाजी छौड़िया आए इधर, तब पूछती हूँ हरजाई नट्टिन न जाने कहाँ से आई है। तुम लोग बिना जाने मुझे क्यों बोलती हो? सभी बात का दोख एक ही आदमी को नहीं देना चाहिए। जितन बाबू का क्या कसूर? गोविंदो कहता था दादा बाबू खुद फिक्र में है खाना पीना छोड़कर। जितन के बारे में कुछ बोलते ही तू क्यों टपकती है सांबत्ती? संबत्ती पिसी कई दिनों से बेवा फूहा से जी खोलकर झगड़ा करना चाहती थी। फूहा के टोकते ही बरस पड़ी। तुम्हारी जीभ बड़ी पतली हो गई है फूहा, टप टप टपकती है खुद और मुझे कहती है कि क्यों टपकती है, लाज नहीं आती है। जितन बाबू के लिए हवेली के पोखरे में डूबने लगी थी कभी। चुप छिनाल, ठहर, तुम्हारा कल्ला तोड़ती हूँ, आजा। बाल्टी थैला लेकर सांबत्ती झपटी। दोनों एक दूसरे पर बिल्लियों की तरह टूटी। दोनों ने एक दूसरे का केस पकड़ा। पनघट पर खड़ी औरतें ऐसे झगड़े में बीच बचाव नहीं करती। फूहा की चाची दौड़ी आई। मार मार, मुंह में मार फूहा। फूहा की चाची मैदान में उतरी तो फेंकनी की माए क्यों चुप रहे? सांबत्ती सोलकन की बेटी है, आके देखो, एक जनी को अकेली पाकर मार रही है दो जनी। गुत्थम गुत्थी लड़ाई के समय भी मुंह की लड़ाई नहीं बंद होती। बड़ी तेल वाली हो गई है, हवेली के निमोछा रसोईया से मुंह चिकना कर दिया है तेरा। मुंह तोड़ दूंगी आज, आके देखो, दांत कटती है। दांत दांत तोड़, मार मुक्का। भप्पा खिलाने आ गई थी कि तू? मार खाकर फूहा और उसकी चाची गला फाड़कर रोने चिल्लाने, अरे दौड़ो रे बिसना भैया, जान मर लके सांबत्ती नटनिया। सांबत्ती कहती है गांव के लोगों को भात नहीं रुचता है और छिनाल छौड़ियां बेवा होकर भी दूध की छाली खोजती फिरती हैं। बुला जिसको बुलाना है। चीख पुकार रोना चिल्लाना धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जितन बाबू अपने सामने गांव के लोगों की तस्वीर रखकर काम कर रहे हैं। लोकमंच के लिए उपयुक्त चीज तैयार कर रहे हैं। एकांकी, सामूहिक गीत, नृत्य। गीत कथा के आधार पर गीतों की स्वरलिपि हरिजन दीवाना ने अपना नाम बदल लिया है प्रेमजीत। आजकल इरावती और जितन का गुण कीर्तन करता है। दिन भर हवेली में पड़ा रहता है। इरावती को देखते ही नशे में झूमने लगता है। आज तक किसी स्त्री ने उसको इतना प्यार नहीं किया। प्रेमजीत से हर बात में सलाह लेती है इरावती। कलात्मक प्रेम इसी को कहते हैं। लॉली बाबू, जितेन चौका। मेम माँ का दिया हुआ नाम किसने बता दिया? मेम माँ के बाद फिर किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। सुरपति ने जितेंद्र नाथ को दोबारा चौंकाने के लिए कहा, हेंग वास्टक, आज आपको कहीं कोई पुरानी कथा हाथ लगी है क्या? मेरा सौभाग्य, पढ़कर देखिए, नई है या पुरानी। जितेंद्र के हाथ में छपे हुए प्लेट्स देखकर सुरपति बोला, इसको पढ़ने के बाद मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। जितेंद्र ने लिखावट पहचान ली। तुरंत खुशी से चीख पड़ा, सुरपति बाबू, मेरी माँ की लिखावट है। मेम माँ की कहाँ मिली आपको? हाँफती हुई आई इरावती। यह क्या हो रहा है गांव में? औरतें आपस में झगड़ रही थी, मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिली। प्रेमजीत ने उत्तेजित होकर कहा, किसने दी गाली? आप पहचानती हैं? मैं अभी जाकर। आखिर क्यों? जितन बाबू ने चिंतित होकर कहा। इरावती बैठ गई। कोसी कैंप वालों के साथ तुम पर भी कम नाराज नहीं है गांव वाले। वो लंबा आदमी है ना, क्या नाम है, हाँ, गरुड़ ध्वजा, अभी कह रहा था मेम साहेब आप और जितन जरा होशियारी से चलिए फिरिए। गांव का एक एक मेम आदमी आप दोनों से खपा है। थाना में सनहा लिखा दीजिए। लोकमंच में मस्त जितेंद्र को गांव की कोई खबर नहीं। बिमल मामा आए, जय जनता, सत्याग्रह की तैयारी हो रही है, डेमोक्रेसी समस्ती कलेक्टिव। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जितेंद्र ने कहा, नौकरशाही सरकार को आश्चर्य होगा कि गांव के लोग घी के चिराग जलाकर खुशियां मनाने के बदले सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा ख्याल है खुशियां मनाने की बात नहीं? हमारे और तुम्हारे समझने से क्या होता है? हम उन्हें समझाएंगे। हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा कोई। तुम तो उन पर विश्वास करते हो। जितेंद्र सोच में पड़ गया। हाथ के प्लेट्स को उलटते हुए बड़बड़ाया, तमाशा है, पिछले 500 वर्ष की बेकार पड़ी हुई परती पर खेत के लायक जमीन पाई गई। देश के लोगों की बात दूर, गांव वाले भी नहीं जानते कि सरकार परती क्यों तोड़ रही है। कोसी योजना की सबसे बड़ी पेचीदा समस्या हल हुई है। दुलारी दाई को कोसी की मुख्य धारा से संयुक्त करके सिर्फ करोड़ों रुपए की बचत ही नहीं, करोड़ों की आमदनी भी होगी। बेचारी जनता का क्या दोष? ऊपर से थोपे हुए सुख को वह क्या समझे? मन की परती ज्यों की त्यों पड़ी हुई है।
ऊपर से थोपे हुए सुख को वह क्या समझे। मन की परती ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, वीरान होती जा रही है। लगता है मन को छूने वाला मंत्र ही हम भूल गए हैं। आज की डाक से मलारी और सुवंश की चिट्ठी आई है, जितेंद्र के नाम। भैया गांव आना चाहते हैं, किंतु भैया, जितेंद्र का सारा शरीर झंझना उठा। प्यार भरे शब्द ने मन को झंकृत कर दिया। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।